हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 42वां सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और आज के सेशन में हम प्रोनाउंस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। पिछले 3 सेशन में मैंने आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे एकदम डिटेल में समझाए हैं और ये जो क्लास है इसके अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्लास उसी के काम की है जिसने वो रूल्स देखे हैं और फिर डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको एक पीडीएफ दी है प्रोनाउन की एक्सरसाइजेस की, वो आपने डाउनलोड करके पूरी अपने आप से पहले सॉल्व की है। उसके बाद ये क्लास देखना आपके काम का है। अगर आपने वो पीडीएफ सॉल्व नहीं की है तो ये क्लास सिर्फ टाइम पास होगा। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करते हुए देखेंगे तो आपसे पेपर में सॉल्व नहीं होंगे और आपको पता ही है पेपर में आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं नहीं आने वाला हूं। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो। चाहे 100 में से 50 क्वेश्चन गलत हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक पेपर में नहीं होगा। यस, तो पहले सॉल्व करें, उसके बाद ये क्लास देखें। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 के साथ। एक्सरसाइज 1 लगभग क्या है, जो हमारा रूल नंबर 1 था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से रिलेटेड, उनसे था। मैं आपको एक थोड़ा सा याद करवा दूं कि आई, यू, वी, ही, शी, दे ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं और मी, अस, देम, हिम, हर ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। टू बी वर्ब के बाद, देन के बाद और एज के बाद हमने बोला था सब्जेक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि टू बी एक स्पेशल वर्ब है, एक्सेप्शन है, और देन और एज में सब्जेक्ट की तुलना हम सब्जेक्ट से करते हैं। ये सब मैंने पहले करवा दिया है। और किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ये रूल हम कर चुके हैं। डिड यू सी डैश यस्टरडे, तो अगर आप देखें सी के बाद में आ रहा है, यू तो सब्जेक्ट है ही यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, यहां पर हिम आ जाएगा, क्योंकि सी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट हिम है। गिव दिस टू एक क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, शी नहीं आएगा। डैश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन, अब कौन है यहां पर पता नहीं। मैंने आपको हमेशा बाद वाले के हिसाब से रूल सिखाया, पहले वाले का मैंने सिखाया नहीं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अगर आप देखोगे यहां पर भी सब्जेक्ट की कमी आपको नजर आ रही होगी, इसलिए आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहां पर ही आना चाहिए। ये कोई भी कर लेगा बिना रूल जाने भी। हिज जेनरोसिटी सरप्राइज्ड एक अगेन वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आएगा, मी आएगा, ना कि आई आएगा। शी किस्ड, किस करना भी एक वर्ब है, और क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, दे नहीं आएगा। ये एकदम आसान सवाल हैं, आपको हो जाने चाहिए थे आपसे। विजिटेड वापस से एक वर्ब है, क्या आएगा, मी आएगा, आई नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। डिड एनीवन सी, एनीवन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सी यहां पर वर्ब है, तो यहां पर क्या आएगा, ऑब्वियसली हिम आएगा। डैश नेवर अराइज ऑन टाइम, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैंक बाद में नहीं है, वर्ब या प्रेपोजिशन या किसी के भी पहले है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट की कमी आपको नजर आएगी। मैंने आपको वैसे भी बोला था ज्यादातर चांस यही होंगे कि अगर आगे ब्लैंक आएगा तो सब्जेक्ट ही आएगा, तो ही आ जाएगा। व्हाट डिड डैश डू देन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, जरा गौर फरमाना। ये जो डिड है ये क्वेश्चन की वजह से आगे आया है। क्या बोला मैंने, ये जो डिड है ये क्वेश्चन की वजह से आ गया है। अगर मैं यहां पर राम लिख दूं तो बात बन जाएगी। व्हाट डिड राम डू देन, फिर राम ने क्या किया, ये बोलना चाह रहे हो ना। तो डिड जो है वो आगे क्यों आया, डिड आगे इसलिए आया क्योंकि ये एक क्वेश्चन है और प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आता है। ये मैंने आपको कई बार रिपीट पे बता दिया है कि प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आता है, इसलिए डिड आगे आ गया और डू इसका वर्ब बन गया। अब पॉइंट ये है, आप ये मान सकते हो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर डिड एक वर्ब है, मान लो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है जो भी मान लो, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दो, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। एक्चुअली वर्ब जो है वो ये वाला डू है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। स्टार्टिंग के सेशंस में टू डू जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था डू डज डिड का इस्तेमाल या तो हम नेगेटिव वाक्यों में करते हैं या फिर प्रश्न वाले इंटेरोगेटिव वाक्यों में करते हैं। जैसे यहां पर राम आ सकता है, वैसे यहां पर सीता आ सकता है, और सीता के लिए क्या आएगा, शी आएगा, ना कि हर आएगा। कि फिर उसने क्या किया। इस पूरे सेंटेंस में अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा कौन सा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं कोई। बात किसकी हो रही है, क्या बताओगे? किसी की नहीं बता सकते, इसीलिए कोई ना कोई की तो बात होगी।
बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है पर बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता, इसलिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। यस, आगे आओ। आई एम टॉलर देन है तो क्या आ जाएगा, शी। अब कायदे से ये जो इज लगा हुआ है ये लगा होना चाहिए, पर कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर ये इज नहीं भी लगा आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इज लगा हो या ना लगा हो आपको शी ही लगाना है। कायदा यही बनता है कि मैं ज्यादा लंबा हो जितनी वो है, तो वो है जितनी लंबी उससे ज्यादा मैं लंबा हूं, तो मेरी तुलना हो रही है, सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, तो सब्जेक्ट की तुलना हमेशा किसके साथ होगी, सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट के ही साथ होगी। सेम लॉजिक देन ही आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। तो अब एक्चुअली में यहां पर ही के बाद अर्न्स आना चाहिए था, यहां पर अर्न है ना, यहां पर एम वर्ब था तो यहां पर इज लगाई, अब यहां पर अर्न है तो ही अर्न्स, यहां पे ये लिखा होना चाहिए था हिसाब से, तो कि मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं मुकाबले में देन ही अर्न्स, वो कमाता है, जितने वो कमाता है उससे ज्यादा मैं कमाता हूं, तो वो भी कमाएगा ना। लेकिन ये कमाने वाला जो सीन है ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, अंडरस्टूड हम मान लेते हैं कि अर्न की ही बात हो रही होगी, लेकिन देन देख के आपको ही लगाना है। आई थिंक आई हैव सीन, क्या हो गया, सीन वर्ब, क्या आ जाएगा, हर। देखो हर्स और शी में फर्क है, शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है। हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, हर क्या है, हर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है ना। तो हर ऑब्जेक्ट, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, शी हर ऑब्जेक्टिव है, और हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। आपको याद आ रहा होगा हर प्लस नाउन इज इक्वल्स टू हर्स हमने बोला था। यस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। आगे आओ, यू सॉरी शी मैंने बोल दिया, हर ही आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए, सीन एक वर्ब है, माय मिस्टेक। यू शुडंट हैव डन दिस टू एक क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। आई और वी दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपको पता चल रहा होगा। व्हाट इज लगा हुआ है, इज के बाद तो सीधा ही शी लगा दो, दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दूसरी तरीके से देखें तो अगर आप देखोगे तो ये जो इज है ये आगे क्यों आया, क्योंकि ये प्रश्न है और प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तो ये प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इज को उठा के पीछे लिख दो अगर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तब। तो शी इज डूइंग देयर मतलब वो क्या कर रही है वहां पे, ये पूछना चाह रहे थे, तो क्या कर रही है, कौन क्या कर रही है, सब्जेक्ट तो पता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। यस, तो ये दोनों नहीं आएंगे। डिड, ये डिड भी आगे क्यों लगा, क्योंकि प्रश्न है, प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बोलो आगे आता है। एनीवन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सी क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या चाहिए, हिम चाहिए, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, याद करो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों ही हिज होते हैं, है ना। हिज का हिज ऐसे नहीं लगाते, आवर में आर्स लगाते हैं, हर में हर्स लगाते हैं, माई का माइन बनाते हैं, लेकिन हिज का हिज ही रहता है, तो ये पोजेशन के लिए हिज आता है। ये टेबल याद आ रही होगी ना स्टार्टिंग में जो मैंने कराई थी, यहां पर हिम आ जाएगा क्योंकि सी था। ऑल ऑफ, ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है तो क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, दे नहीं आएगा। वेरी 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 सिंपल एक्सरसाइज है, फर्स्ट तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। विद क्या है, एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है तो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, आई नहीं आ जाएगा। अगेन यहां पर क्या आएगा, आगे कुछ नहीं दे रखा तो क्या आएगा, शी आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की ही कमी है। माई फ्रेंड यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही है, कौन है दोस्त, ये बता नहीं ना, तो शी आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले अगर गड़बड़ होती है, पहले ही ब्लैंक आ गया तो ज्यादातर चांस है कि सब्जेक्ट गायब होगा, तो वहां पर सब्जेक्ट लगा दो, और बाद वाले के लिए रूल हमने पढ़े रखे हैं। कैन यू हेल्प, देखो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, मेन वर्ब हेल्प है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मी आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। शी इज टॉलर देन, ही आ जाएगा, देन के बाद सब्जेक्ट आता है। आई अर्न एज मच एज, शी आ जाएगा, क्योंकि एज के बाद सब्जेक्ट आता है। डैश गो टू स्कूल बाय बस, वी आएगा, क्यों, सब्जेक्ट की कमी है। कौन जाता है स्कूल, स्कूल तो ऑब्जेक्ट है,
पर गो वर्ब है, पर ये काम कर कौन रहा है, बात किसकी हो रही है, तो वी की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। लॉस्ट एक वर्ब है, इसीलिए क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, हर आ जाएगा। अच्छा एक चीज जरा गौर फरमाइएगा, हर जो है वो पोजेशन के लिए भी आता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी आता है ना, सिमिलैरिटी है ना। तो यहां पर मेमोरी लिखा हुआ है देखो, तो यहां पर पोजेशन वाला मतलब आएगा कि शी हैज लॉस्ट, उसने खो दिया है, किसको, ऑब्जेक्ट ये है मेमोरी और सब्जेक्ट ये है शी। तो एक्चुअली ये जो हर लगाया है हमने, ये एक्चुअल में पोजेसिव एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। शी हैज लॉस्ट मेमोरी भी लिखा होता तो भी बात बन जाती कि उसने याददाश्त खो दी है, लेकिन हर लगा के क्या पता चला कि वो याददाश्त किसी और की नहीं थी, उसकी खुद की थी जो उसने खो दी है। तो शी हैज लॉस्ट हर मेमोरी, ये हर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यस, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। ये एक अलग तरीके का सवाल थोड़ा सा हमारे सामने आया है। द इन्विटेशन वॉज फॉर जेन एंड, ये तो एंड के साथ जो लगे होते हैं, याद करो मैंने आपको बताया था कि एंड के दोनों तरफ आप ब्रैकेट मान लो और उनको अलग अलग जोड़ के देख लो, तो कॉमन चीजें बाहर आ जा रही होती है और अलग जो होती है वो अंदर रह जाती है। ये मैंने आपको कंजंक्शंस में सिखाया था। तो जेन एंड है तो जेन को उड़ा के देख लो, कंजंक्शन हटा दो, तो फॉर के जस्ट बाद प्रेपोजिशन है एक अगर, तो क्या आ जाएगा, मी आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ये 24 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल थे एक्सरसाइज 1 के। मैंने भी ज्यादा समय खराब नहीं किया क्योंकि ये मैंने बहुत करा दिए हैं, 1 मिनट में देखते ही होने चाहिए थे। अगर आपके ये गलत हुए हैं या आपको लगा है कि मैंने तेज करवाए हैं, तो प्लीज एक्सरसाइज रूल नंबर 1 देखो, प्रोनाउन का पूरा डिटेल में समझाया है, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। यस, एक्सरसाइज नंबर 2 पर चलते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है, मैंने लगभग 1.5 क्लास, 3 में से 1.5 क्लास रिलेटिव प्रोनाउन पे दी है। सेकंड क्लास की अंत भी आधा घंटा रिलेटिव प्रोनाउन की बात की, और फिर थर्ड क्लास की स्टार्टिंग का आधा 1 घंटा, आधा पौना घंटा लगभग मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस की बात की। तो रिलेटिव प्रोनाउंस पे इतना जोर क्यों दिया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस पे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, और करीब करीब ये काफी सारे क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं है कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली, इतने सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए हैं ताकि आप एकदम पक्के हो जाओ। रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये 5 होते हैं। वैसे वट भी होता है, वट के बारे में हम आगे जानेंगे। तो हु, हुम, हुज, दैट, विच, इसमें रूल क्या था मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं। तो हु एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हुम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और हुज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे काम करता है। दैट का अपना एक अलग ही रूल है, लेकिन दैट इंसान और सामान दोनों के लिए आ सकता है। ऑल के बाद जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, समथिंग, एवरीथिंग, नन, ये सारों के बाद, द ओनली के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, लिटिल और फ्यू की फॉर्म्स के बाद, इन सब के बाद दैट आता है। विच हमेशा समान के लिए आता है, किसी नॉन लिविंग के लिए आता है, लेकिन जब भी 2 में से या झुंड में से एक को चुनना हो तो विच आता है। ये सब हम कर चुके हैं। यस, और हु, हुम, हुज के बारे में हमने देखा था कि ये अधूरापन पूरा करते हैं। तो अगर आप देख लो, सब्जेक्ट की जरूरत है तो हु लगा दो, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हुम लगा दो, और पॉजिटिव एडजेक्टिव की जरूरत है तो हुज लगा दो। साथ में हमने कॉमे लगाने सीखे थे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा आज, मतलब एक्सरसाइज के अंदर भी, कि कॉमे लगाने आपको आने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे कि कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और कौन सा पूरा का पूरा सेंटेंस है। यस, तो शुरू करते हैं। दिस इज दी ओनली फिल्म, द ओनली लिखा हुआ है इसीलिए दैट आएगा। आपको रूल अगर याद नहीं है तो ये बहुत मुश्किल होगा, मैं बहुत ज्यादा दोबारा नहीं समझा सकता। क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको करीब 20 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं, एक एक बहुत डिटेल में, 40 क्वेश्चन ही करवा दिए होंगे। उस टाइम पर मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है। दिस हैंडसम मैन, अब बात मैन के लिए आ रही है। ड्राइव्स द रेड कार इज, ड्राइव्स द रेड कार, ये द रेड कार जो है ये एक नाउन विद एडजेक्टिव है, और ये ड्राइव्स के लिए भी आ रहा है और इज के लिए भी आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां पर कॉमा आएगा। द हैंडसम मैन इज माई बॉस, बिल्कुल जम रहा है, इसका मतलब यहां पर भी एक कॉमा आएगा। ये मैं कॉमे आपको लगा लगा कर दिखा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, लेकिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कॉमे लग जाने चाहिए बिना मार्क किए। तो वो ऑटोमेटिक कैसे लगते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा लगते जाएंगे।
द हैंडसम मैन इज माई बॉस, ये बात बन गई जी, अंदर की बात है। डैश ड्राइव्स द रेड कार, अब ही ड्राइव्स द रेड कार, शी ड्राइव्स द रेड कार, कोई तो ड्राइव करेगा ना। किसको ड्राइव कर रहे हैं? रेड कार को। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है, कमी किसकी है? सब्जेक्ट की है, तो क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बात मैन की हो रही थी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कॉमे लगाने समझ में आ रहे होंगे, और हु क्यों आएगा ये भी समझ में आ गया होगा। द मोस्ट गॉर्जियस, ये क्या है जी? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री बोले तो थर्ड डिग्री बोल सकते हैं। तो थर्ड डिग्री आते ही आपको दिमाग नहीं लगाना, क्या लगा देना है? दैट लगा देना है, बिना किसी दिमाग लगाए। कॉमे भी लगाने की जरूरत नहीं है, दैट ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। द पुलिस वर एबल टू फाइंड नो एविडेंस अगेंस्ट हर, अगर आप गौर फरमाओ तो यहां पर एक कॉमा आएगा, और ये लास्ट में कॉमा लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप डैश से पहले देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप डैश से आगे आगे वाला देखो, द पुलिस वर एबल टू फाइंड नो एविडेंस अगेंस्ट हर, पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत, एविडेंस क्या होता है? सबूत। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जरा गौर फरमाएं। द पुलिस वर एबल टू फाइंड नो एविडेंस अगेंस्ट हर, ये बात अपने आप में पूरी है, इसको आगे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में पूरी बात है कि नहीं है? अब बात क्या आ रहा है? डैश सरप्राइज्ड एवरीवन, सरप्राइज्ड एवरीवन, सबको सरप्राइज कर दिया, ये बोलना चाह रहे हैं। किसने सरप्राइज कर दिया? यहां पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आएगा तो क्या? एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों सब्जेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि सरप्राइज करना एक वर्ब है, और किसके साथ ये काम हुआ है? एवरीवन के साथ ये काम हुआ है। अगर एवरीवन के साथ हुआ है तो ऑब्जेक्ट बन गया एवरीवन। तो अगर सब्जेक्ट आएगा तो आप में से कुछ का मन कर सकता है सर हु लगा दो फिर, क्यों भाई? सब्जेक्ट की कमी लग रही है ना, एवरीवन तो ऑब्जेक्ट है तो हु लगा दो, लेकिन नहीं, यहां पर हु नहीं आएगा, यहां पर हम विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विच। ऐसे कैसे लगाएंगे विच? हु बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं है विच लगाने का, तो लॉजिक है। आप क्या सोच रहे हो? आप सब्जेक्ट सोचते हो तो आपके दिमाग में यह आ रहा है कि हम यहां पर हर के लिए कुछ लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर जो भी डैश में लगाएंगे वो हर के लिए लगा रहे हैं, ऐसा आपका मन कर रहा होगा कि सर लास्ट में तो हर लिखा हुआ है, हर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो हुई लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? नहीं, यहां पर डैश में जो हम लगाएंगे वो एक्चुअल में हम इसके लिए लगाएंगे। ये तो सर आपने पूरा सेंटेंस ही मार्क कर दिया। हाँ जी, ये जो पूरी बात है, ध्यान से सुनिए, ये जो पूरी बात है कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, क्या बात है? कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इस पूरी बात ने, इस घटना ने सबको सरप्राइज कर दिया। क्या बोला मैंने? कि ये जो पूरी बात है, इस बात ने, इस घटना ने सबको सरप्राइज कर दिया कि अच्छा कोई सबूत नहीं मिले उसके खिलाफ। इस बात से सब लोग सरप्राइज हुए हैं, उस अकेली लड़की ने, हर ने सरप्राइज नहीं किया है। जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप वहां पर हु लगाते हो तो वो हु केवल हर के लिए आ जाएगा, और उस सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। किसके खिलाफ? जिसने सबको सरप्राइज किया था। ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। इस बात से सरप्राइज हो गए कि अच्छा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, सबको तो लग रहा था उसी ने खून किया या जो भी। तो ये जो बात थी, इस पूरी बात के लिए आया, इसलिए हमने विच लगाया। अगर हम हर के लिए लगाते तो हु लगाते, कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बात के लिए लगा रहे हैं इसलिए विच लगाएंगे कि पुलिस वर एबल टू फाइंड नो एविडेंस अगेंस्ट हर विच सरप्राइज्ड एवरीवन, सबको सरप्राइज करते हो कि कोई एविडेंस नहीं मिला। बात समझ में आ रही है जी? आगे चलते हैं। ही कैन गेस एवरीथिंग, एवरीथिंग एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए क्या लिख दो? दैट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कहीं कहीं पे ना रेजिस्टेंस आ रही होगी, आपके दिल में ऐसे ऐसे उठ रहा होगा, नहीं पर ऐसे कैसे कर दिया सर? ये थोड़े से 5 ही क्वेश्चन किए हैं, 10, 15, 20, 50, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की और अच्छे से ग्रास्प होने लग जाएगी और आपको आने लग जाएगा। यस, तो बस करते जाएं, देखते जाएं। द हाउस डैश हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन इज माई सन्स।
जरा गौर फरमाए, हैज सच अ ब्यूटीफुल गार्डन इज, हैज भी है और इज भी है, तो ये कॉमा तो यहां आएगा। द हाउस इज माई सन्स, ये कॉमा यहां आएगा। ये कॉमे आपको लगाना आना चाहिए। बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं, द हाउस इज माई सन्स मतलब वो मेरे बेटे का घर है। डैश हैज सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, अब बात हाउस की हो रही है तो आप यहां पर दैट लगाओ या विच लगाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अक्सर पेपर में यहां पर कुछ और लगकर आएगा या फिर ऑप्शंस में दैट और विच में से एक ही होगा जो आपको चूज करना होगा, है? तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट लगाओ या विच लगाओ। लिलीज चिल्ड्रन डैश ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज केम होम फॉर हर 80th बर्थडे, 80वें जन्मदिन के लिए आए थे। लिलीज चिल्ड्रन केम होम, जरा गौर फरमाएं, लिली के बच्चे घर आए उसके 80वें जन्मदिन के लिए। जरा कॉमे देखो मैंने सही लगाए हैं क्या? बीच वाली चीज उड़ा दो अगर, लिली चिल्ड्रन केम होम फॉर हर 80th बर्थडे, बात बन रही है कि नहीं बन रही? ये मैं 15-20 में कॉमे और लगा दूंगा ना, इतने में तुम्हारे आंखें खुलने लग जाएगी, एकदम से पता लगने लग जाएगा कि कॉमे कैसे लगते हैं। तो ये बीच वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में है? लिली के बच्चों के बारे में। ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ये ऑल धोखा देता है, ये ऑल क्या करता है? धोखा देता है। क्यों? ये ऑल देख के तुम्हारा मन करता है कि दैट लगा दो, पर याद करो रूल को, मैंने तुम्हें बोला था कि इन सब के बाद में, बाद को काफी मैंने बोल्ड भी किया था कि ऑल के, द ओनली के, लिटिल और फ्यू की फॉर्म्स के, इनडेफिनेट प्रोनाउन के, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आता है, पहले नहीं आता। और चिल्ड्रन क्योंकि इंसान हैं, और बात किसकी हो रही है? हम सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं। दे ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, सब्जेक्ट की कमी है इसलिए हम हु लगाएंगे। हुम और हुज भी नहीं आएगा और दैट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ऑल बाद में है, पहले नहीं है। यस। मिसेस स्मिथ डैश इज वेरी रिच हैज बॉट अ कैसल, गौर फरमाए जी, रिच हैज, ये देखो कॉमे समझ में आते हैं क्या? मिसेस स्मिथ हैज बॉट अ कैसल, मिसेस स्मिथ ने एक कैसल, बोलते हैं किसको, क्या बोलेंगे हिंदी में, किला खरीद लिया है। डैश इज वेरी रिच, बात किसकी हो रही है? मिसेस स्मिथ की। बिना दिमाग लगाए आप यहां पर हु लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ इसके अंदर वाले को देख रहे हैं और इसको देखकर हमें पता चलता है कि यहां पर सब्जेक्ट की कमी है। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर सब्जेक्ट की कमी थी, वैसे ही यहां पर सब्जेक्ट की कमी है। यस। आई हैवेंट सीन फ्रैंक डैश ब्रदर इज 5 फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रदर इज 5 फॉर, ये देखो जी कॉमे जो लगाए मैंने, ये कॉमे खुद से लगाने की प्रैक्टिस करो बच्चे। आई हैवेंट सीन फ्रैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, मैंने फ्रैंक को काफी लंबे समय से नहीं देखा है, ये बोलना चाह रहे हैं। डैश जो बीच में लगा हुआ है ये इतनी इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से बताना है। डैश ब्रदर इज 5, ब्रदर सब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलना चाह रहे हो? फ्रैंक जिसका भाई 5 साल का है, जिसका भाई मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? हुज आ जाएगा। यस, आई होप समझ में आ रहा है। आई टॉक टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन इन द फ्रंट ऑफ द शॉप, जरा गौर फरमाए, यहां पर कॉमा लगाने की कोशिश करोगे तो कॉमे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि आई टॉक्ड टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ये इतना ही कॉमा है बस कि मैंने उस लड़की से बात करी। ठीक है, किस लड़की से? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो। जिसकी गाड़ी टूट गई थी या खराब हो गई थी, ब्रेकडाउन का मतलब खराब हो जाना भी होता है, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ये जो ब्रेकडाउन है ना, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अभी हम वोकैबुलरी की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करेंगे जिसके अंदर हम पहले तो वर्ड्स देखेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी में जितने भी आए हुए हैं, फिर करीब करीब 5 क्लास हम फ्रेजल वर्ब्स की भी करेंगे और वो फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपको। तो आई टॉक टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन मतलब खराब हो गई थी, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ब्रेक डाउन का एक और मतलब इमोशनली टूट जाना भी होता है। आई टॉक टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप, जिसकी कार मेरी दुकान के सामने टूट गई थी, खराब हो गई थी। तो जिसकी कार बोलना चाहता हूं तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अधिकार चाहिए, क्योंकि कार भी है और कार ने क्या किया वो भी पता है, तो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन अधिकार की कमी है।
तो गर्ल की बात है तो हुज कार आ जाएगा। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सॉरी आई कांट गिव यू दी ओनली थिंग दैट, द ओनली लगाया तो दैट लगाओ, दिमाग नहीं लगाओ। हिज ओल्ड कार डैश इज बीइंग रिपेयर्ड विल सून बी माइन। कॉमे देखो जी, हिज ओल्ड कार विल सून बी माइन, उसकी पुरानी कार अब मेरी होगी। कौन सी कार? जो रिपेयर हो रही है। तो कार के लिए दैट लगा दो, विच लगा दो, श्रद्धा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगा दो। यस, पीपल, पीपल लोग होते हैं। लिव इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो, लिव इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो, पीपल शुडंट थ्रो स्टोन्स, लोगों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। कौन से लोगों को? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे जी इससे। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? लिव वर्ब पता है, कहां पे लिव ये भी पता है, पर कौन लिव, कौन रहता है भाई, कौन का नहीं पता। कौन मतलब बात किसकी हो रही है, मतलब सब्जेक्ट की कमी है, तो क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, एक्सक्यूज मी, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स, तो लोग जो कांच के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो हु किसके लिए आया? पीपल के लिए आ गया। क्यों? कमी किसकी थी? सब्जेक्ट की थी। आई होप समझ में आ रहा है। मिस्टर रिचर्ड्स डैश इज अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स, देखो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेम तरीके के दिए हैं, कारण ये था कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ये बात मैं एक बीच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, लेकिन जरूरी है इसलिए कर लेता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, किसी के भी, अगर आपको लगता है कि ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर आया, सेम टाइप के 5, 7, 10 सवाल आते हैं, तो 10 के 10 सॉल्व करें, 10 के 10 के आंसर निकालें, छोड़ें नहीं। अक्सर जब आप ये सेम तरीके के क्वेश्चन छोड़ते हैं, उससे आपकी स्पीड नहीं बन पाती और एकदम परफेक्ट क्लैरिटी नहीं आ पाती। जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने खुद से तैयारी की थी, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था, तो मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती थी जो अक्सर मैथ्स में बहुत काम आती हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया जब मैं एक ही तरीके के 30-40 सवाल लगाता था तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से खुद से शॉर्ट ट्रिक बन के निकल आती थी कि अगर ऐसा है ना तो इसको ऐसे ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि 40 बार कर लिया पहले वो, तो दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है, नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन का आंसर निकालें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर निकालें। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ऐसे छोड़े नहीं। इसीलिए इंग्लिश में भी सेम तरीके के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि 200-300 क्वेश्चन लगाओ। 7 रूल पढ़ाए मैंने, 8 रूल के 300 क्वेश्चन, ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए, पता चल जाए क्या होने वाला है। क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है, ऐसे नहीं कम पढ़ लेंगे लेकिन जो पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो वो हम सॉल्व करके रहेंगे। यस, तो देखो एकदम सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। मिस्टर रिचर्ड्स लिव्स ऑन द कॉर्नर, किनारे कोने पे रहता है मिस्टर रिचर्ड्स। डैश इज अ टैक्सी ड्राइवर, इज वर्ब है, टैक्सी ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, किसकी कमी है? सब्जेक्ट की। बिल्कुल सेम लॉजिक से जो ऊपर लगाया हमने वहां पर हु आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यस, आई होप समझ में आ रहा है। वॉल्डन पॉन्ड डैश वॉज रिटन इन द मिड 1800s, यहां पर एक कॉमा आएगा और यहां पर एक कॉमा आएगा। वॉल्डन पॉन्ड रिमेन्स अ पॉपुलर बुक, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वॉल्डन पॉन्ड देखा, कॉमे गुम्मे तो बाढ़ में जाए, पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ते, जल्दी इतनी है भाई, यहां पे हु लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आप में से भी गारंटेड है, मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं 100 बच्चे में से 50-60 बच्चे हु जरूर लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है वॉल्डन पॉन्ड तो बंदे का नाम होगा, लेकिन नहीं, वॉल्डन पॉन्ड किसका नाम है? बुक का। तो जब बुक का नाम है तो दैट या विच में से कोई लगाओ, हु नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक किताब है। कॉमे जरूर लग गए, सब्जेक्ट की जरूर कमी है, लेकिन इंसान ही नहीं है तो हु कैसे लगा दोगे? अगर आपने भी हु लगाया है तो ये आपकी बड़ी गलती है कि आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते तो आपको बुक का पता चल जाता। यस, द चिल्ड्रन डैश वर शाउटिंग इन द स्ट्रीट, एकदम सेम तरीके के क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि क्यों दिए हैं, लेकिन जान करके दिए गए हैं। द चिल्ड्रन डैश वर शाउटिंग इन द स्ट्रीट्स आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल, द चिल्ड्रन आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल, बीच वाला भूल जाओ, ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। 2 कॉमा के बीच में लिखी जानकारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो हो या ना हो कोई फर्क
नहीं पढ़ता। द चिल्ड्रन आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल, बीच में क्या चाहिए, वर शाउटिंग इन द स्ट्रीट, क्या कर रहे थे पता है, कौन कर रहा था, सब्जेक्ट की कमी है, क्या आ जाएगा, हु वर शाउटिंग। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। शी प्रेफर्स टू वॉच मूवीज, यहां पर कॉमा आएगा, पीछे कॉमा की जरूरत नहीं है, कि उसको मूवीज देखना पसंद है। हो गया, बात पूरी होगी। कौन सी मूवीज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दैट या विच जो उसे रुलाती हैं। गौर फरमाना, मैं कहीं कहीं दैट और विच दोनों इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे दोनों ही लगा सकते हो आप। पेपर में ज्यादा दैट और विच की लड़ाई में लड़ाई नहीं मानी जाती, जहां पर विच आ सकता है वहां पर दैट आ सकता है। दैट लेकिन जहां आता है वहां विच नहीं आ सकता हर जगह, क्योंकि दैट का अपना रूल है, वो सारा हमने डिस्कस कर रखा है। यस, ही बॉट ऑल द बुक्स, बात किसकी हो रही है, बुक्स, क्या आएगा, दैट, क्यों, ऑल लग गया तो उसके बाद में क्या आएगा, दैट आएगा। एडजेक्टिव्स को देखते हैं, ऑल को, द ओनली को, लिटिल और फ्यू की फॉर्म्स को, सुपरलेटिव डिग्री को, या फिर अगर नाउन या प्रोनाउन को देखना है तो इनडेफिनेट प्रोनाउन को देखते हैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, कौन सी लड़की, हु केम फ्रॉम स्पेन, जो स्पेन से आई है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। यस, द स्टूडेंट्स डैश डिड देयर बेस्ट वर नॉट चोजन, कॉमे मैं सीधे लगा दे रहा हूं, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, ज्यादा बता नहीं रहा आपको, क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि कॉमे कैसे लगाते हैं। तो द स्टूडेंट्स वर नॉट चोजन, स्टूडेंट्स को चूज नहीं किया गया, कौन से, जिन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। ही डिड देयर, दे डिड देयर बेस्ट आएगा, तो दे मतलब सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट की कमी है तो क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। यस, वेरी वेरी इजी। शी वॉन्टेड टू बाय अ स्कार्फ, हो गया, स्कार्फ खरीदना था, खरीद ले भाई, नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, किसकी दे रहे हैं, डैश वुड कॉम्प्लीमेंट हर ब्लू आइज, उसकी नीली आंखों को कॉम्प्लीमेंट करे ऐसा चाहिए, क्या, स्कार्फ चाहिए। तो स्कार्फ के लिए आ रहा है तो क्या लगा दो, चाहे तो दैट लगा दो, चाहे तो विच लगा दो, जो मन करे वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। द मैन, जरा देखें कॉमो को, द मैन फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, आदमी अपना छाता भूल गया, कौन सा आदमी, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, कमी किसकी है, पोजेसिव एडजेक्टिव की कमी है, जिसके पापा प्रोफेसर हैं वो आदमी अपना छाता भूल गया। तो जिसके पापा प्रोफेसर हैं ये पूरी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। वी ऑफन विजिट आवर आंट इन लंडन, हम अपनी आंट को लंदन में मिलते हैं, लंदन जाते हैं आंटी से मिलने, आंटी हमारी लंदन रहती है। वी ऑफन विजिट आवर आंट इन लंदन, ठीक है। अब यहां पर ना बड़ा ही गजब है, डैश इज इन द यूके। अब इन द यूके मतलब वो यूके में है, क्या है यूके में, लंदन है, तो बात लंदन की हो रही है। वी ऑफन विजिट आवर आंट इन लंदन में अगर आप गौर फरमाओ तो आंट भी ऑब्जेक्ट जैसा है और लंदन भी ऑब्जेक्ट जैसा है, क्योंकि यहां पर डैश इज इन द यूके लिखा है, तो आपको पता है कि आंट की तो बात नहीं करेंगे, तो आंट तो पहले ही लंदन में है, ये हम बोल चुके हैं। तो यहां पर हम बात किसकी करेंगे, यूके की, लंदन की कर रहे हैं, तो लंदन यूके में है। लेकिन अगर मैं यहां पर वेरी स्वीट कर दूं, डैश इज वेरी स्वीट, जो बहुत ही स्वीट है, तो अब लंदन नहीं स्वीट, अब आंटी स्वीट होएगी, तो अब क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। अब ये आपका कॉमन सेंस होगा, आपको ये देखना कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन से ऑब्जेक्ट की देना चाह रहे हैं, लंदन की दे रहे हैं या आंट की दे रहे हैं। तो अगर डैश इज वेरी स्वीट तो वी ऑफन विजिट आवर आंट इन लंदन, हु इज वेरी स्वीट, तो बात किसकी हो गई, आंट की हो गई, इसलिए वो चल जाएगा। ऊपर यूके में है तो क्या है, लंदन है। या फिर आ जाता डैश इज अ वेरी पॉल्यूटेड सिटी, तो वो किसकी बात होती, लंदन की होती। तो किसकी हो रही है बात, उसके हिसाब से हु या विच आ जाएगा। यस, अच्छा क्वेश्चन है, गलती की होगी काफी बच्चों ने। दैट्स पीटर, यहां पे कॉमा आना चाहिए। द बॉय डैश हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट, वो पीटर है, दैट इज पीटर, काम खत्म। कौन है पीटर, वो लड़का जो अभी अभी अराइव किया है एयरपोर्ट से। तो डैश हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड, शी हैज अराइव्ड, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो बॉय हु हैज अराइव्ड आ जाएगा, ही शी दे जो भी आ सकता है यहां पर। तो सब्जेक्ट की कमी है, इसलिए सब्जेक्ट की कमी हु ही पूरी करेगा।
दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ही हैड एन एक्सीडेंट, शी हैड एन एक्सीडेंट, दे हैड एन एक्सीडेंट, सब्जेक्ट की कमी है। यस। मैंडी इज द गर्ल, मैंडी वो लड़की है, डैश आई मेट ऑन फ्राइडे, जिसको मैं फ्राइडे को मिला था। तो अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेट क्या है, वर्ब है, पर किसको मिले थे भाई, मैंडी को मिले थे ना, तो मैंडी की जानकारी तो यहां पर नहीं आई। तुम मिले थे, किसको पता नहीं, ऑब्जेक्ट का पता नहीं, तो क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। यस, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। द रॉबर्स स्टोल द कार डैश द लेडी हैड पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द सुपरमार्केट, रॉबर्ट्स ने, चोरों ने कार को लूट लिया, चोरी कर लिया, किसको, जो लेडी ने पार्क की थी सुपरमार्केट के सामने। बात किसकी हो रही है, कार की। दैट लगाओ, विच लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द मैन, अगेन ये वो आदमी है, देखो ये सेम दिस इज द बॉय डैश हैड एन एक्सीडेंट, बार बार सेम तरीके के क्वेश्चन देने का लॉजिक क्या है, आपको क्लैरिटी आए। डैश हाउस इज ऑन फायर, सब्जेक्ट तो पता है हाउस है, जरूरत किसकी है, पोजेसिव एडजेक्टिव की है। ये वही आदमी है जिसके घर में आग लगी है, ऑन फायर होता है मतलब आग लगी है, हुज हाउस इज ऑन फायर, जिसके घर में आग लगी है, ये वो वाला आदमी है। तो हाउस सब्जेक्ट दे रखा है, यहां पर देखोगे तो सब्जेक्ट नहीं था, सीधा हैड वर्ब थी, इसलिए हु लगा दिया। यहां पर हाउस सब्जेक्ट है तो हुज लगा दिया। जरूरत के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन लगते हैं। कैन आई टॉक टू द गर्ल, क्या मैं लड़की से बात कर सकता हूं, कौन सी लड़की, हु इज सिटिंग ऑन द बेंच, ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, शी इज सिटिंग ऑन द बेंच, क्या है, सब्जेक्ट की कमी है, तो हु इज सिटिंग ऑन द बेंच आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। द बुक, अकेला बुक लिखा है तो दैट लगाओ, विच लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कॉमे लगाने हो तो ये एक कॉमा यहां आएगा और ये एक कॉमा यहां आएगा। द बुक इज ग्रेट, बुक बहुत शानदार है, कौन सी, वो जो तुमने मुझे दी थी वो वाली, क्योंकि यू और गेव और मी तीनों चीजें लिखी हुई है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बिल क्लिंटन हैज वन डॉटर, बिल क्लिंटन की एक बेटी है, कौन बिल क्लिंटन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, तो हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, तो ही वॉज द प्रेसिडेंट, शी वॉज द प्रेसिडेंट, ऐसे करके सब्जेक्ट की कमी हुई ना, क्योंकि वॉज तो वर्ब है, उससे पहले सब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगा दिया, हु लगा दिया, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अभी तो मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, मैं जो लिख दूं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। मिसेस मिलर, कॉमे समझो, केम टू दिल्ली इन 1950, मिसेस मिलर जो है वो दिल्ली आई थी 1950 में। कौन मिसेस मिलर, फादर सब्जेक्ट है, पेंटर ऑब्जेक्ट है, जिसके पापा पेंटर हैं वो वाली मिसेस मिलर, जिसके पापा पेंटर हैं वो वाली मिसेस मिलर दिल्ली आई थी 1950 में, हुज आ जाएगा। अधिकार की कमी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की कमी है। जेम्स वॉज व्हाट वॉज एन इन्वेंटर, एक इन्वेंटर थे, ठीक है, कौन से, जिसके आइडियाज, आइडियाज क्या है, सब्जेक्ट है, कमी किसकी, पोजेशन की, हुज आइडियाज चेंज द वर्ल्ड। सब्जेक्ट दे रखा है तो या ऑब्जेक्ट आएगा या पोजेशन आएगा, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, अधिकार की कमी है तो हुज आएगा, बहुत बार पहले कर लिया है। डोरिस इज द लेडी हु वन द फर्स्ट प्राइज, किसको जीता, फर्स्ट प्राइज को, ऑब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट की कमी है, हु आ जाएगा। ईथन डैश इज इजाबेलाज बॉयफ्रेंड प्लेज पोलो, जरा गौर फरमाए, ईथन प्लेज पोलो, ईथन पोलो खेलता है, अच्छा ईथन पोलो खेलता है, कौन सा ईथन पोलो खेलता है, जो इजाबेला का बॉयफ्रेंड है वो वाला ईथन पोलो खेलता है। तो क्या है, इजाबेला का बॉयफ्रेंड, इजाबेला का बॉयफ्रेंड होना ऑब्जेक्ट हो गया, कमी किसकी है, ही की, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, हु, वेरी वेरी इजी। What do you call someone, indefinite pronoun के बाद क्या लगाओगे, that। The Smiths, कॉमे लगाने सीखो, जान करके बड़े बड़े दिए हैं कॉमो वाले। The Smiths are selling their house, स्मिथ्स अपना घर बेच रहे हैं, कौन से स्मिथ्स,
सन सब्जेक्ट दे रखा है ना, जिनके, भाई ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, कमी अधिकार की है। जिनके बच्चे, जिनका बेटा यूएसए चला गया, वो स्मिथ्स अपना घर बेच रहे हैं। यस, ही बॉट ऑल द टूल्स, उसने सारे टूल्स खरीद लिए। कौन से? डैश आर रिक्वायर्ड टू फिक्स हिज ओल्ड कार, जो उसकी पुरानी गाड़ी को सही करने में काम आएंगे। तो क्या लगा दो? टूल्स के लिए आ रहा है तो दैट लगा दो, चाहे विच लगा दो, लेकिन विच नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल लगा हुआ है। ऑल लगा हुआ है तो क्या आएगा? दैट ही आएगा। दिस इज द डॉक्टर डैश हेल्प सारा रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, ये वो डॉक्टर है जिसने सारा को हेल्प किया। हेल्प किया वर्ब किया, सारा को किया ऑब्जेक्ट हो गई सारा। किसने किया? ही हेल्प्ड हर, शी हेल्प्ड हर, दे हेल्प्ड हर। सब्जेक्ट की कमी है, हु आ जाएगा। शी मैनेज टू पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ ऑल हर डिफिकल्टीज। सेम तरीके का क्वेश्चन है जो चौथा या पांचवा क्वेश्चन आपको कराया था कि उसके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इस बात ने सबको चौंका दिया। बिल्कुल वैसे ही, शी मैनेज टू पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, हर मुश्किल के बाद फिर भी पास हो गई। डैश डिडंट सरप्राइज पीपल हु न्यू हर, इस बात ने उन लोगों को सरप्राइज नहीं किया जो उसे जानते थे, उन्हें तो पता ही था इतनी मेहनती छोरी है, सिलेक्ट तो पक्का होएगी। तो क्या आ जाएगा? विच आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बात डिफिकल्टीज की नहीं हो रही, यहां पर बात शी की नहीं हो रही, यहां पर बात इस पूरी बात की हो रही है कि मुश्किलों के बावजूद वो पास हो गई। इस बात ने किसी को सरप्राइज नहीं किया जो उसे जानते थे। ये पूरा समझा चुका हूं पहले, चौथा या पांचवा सवाल था, वेरी वेरी इजी हो गया अब आपके लिए। दीज आर द किड्स, पेरेंट्स सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव आ गया, क्या आ जाएगा? हुज पेरेंट्स वर अरेस्टेड, जिनके पेरेंट्स अरेस्ट हुए थे, अधिकार की कमी है। गिव मी द प्लेट, प्लेट की बात हो रही है अकेले, तो दैट या विच कुछ भी लगा लो जो आपका मन करे। आई डोंट नो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई डोंट नो डैश डिड इट। अब अगर आगे वाला भूल जाए कि मुझे नहीं पता किसने किया, किसने किया? ही डिड इट, शी डिड इट, दे डिड इट, क्या बोलोगे? सब्जेक्ट की कमी है कि नहीं है? ही, शी, दे, यू, वी कुछ भी लगा लो यहां पे। ही डिड इट, शी डिड इट, वी डिड इट, लेकिन हिम डिड इट, मी डिड इट नहीं होता। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट की कमी है तो क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि यहां पर क्वेश्चन क्यों नहीं लगा हुआ, वहां पर पीछे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा हुआ? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रूल बनेगा आगे चलकर और ये बहुत ही परेशान करेगा बहुत सारे बच्चों को। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न होने का धोखा है कि ये किसने किया मुझे नहीं पता। इसमें प्रश्न क्या पूछा? ये किसने किया मुझे नहीं पता, होमवर्क किसने किया मुझे नहीं पता। तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूं भाई कि मुझे नहीं पता होमवर्क किसने किया, इसमें मैंने प्रश्न तो कोई पूछा ही नहीं। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि होमवर्क किसने किया तो ये प्रश्न था, लेकिन जब मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया कि मुझे नहीं पता कि होमवर्क किसने किया तो ये एक वाक्य बन गया, स्टेटमेंट बन गया। इसमें मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, मैंने तो अपनी बात बताई है कि मुझे नहीं पता किसने किया है। तो वैसे ही आई डोंट नो हु डिड इट, ये एक बात है, ये एक प्रश्न नहीं है, इसलिए हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। यस, द क्रिमिनल्स टू ऑफ, वैसे तो ऑफ लगा हुआ है, सीधा ही हुम लगा दो। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने आपको सिखाया था कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। पर वैसे देख लो, डैश मैनेज टू एस्केप ब्रोक इनटू अ बैंक डाउनटाउन, ये यहां पर कॉमा आएगा और यहां पर कॉमा आएगा। ये कॉमे बहुत सही है, मतलब ये कॉमे अगर आपने सही लगा लिए ना तो इसका मतलब आप सीख गए बात। द क्रिमिनल्स ब्रोक इनटू अ बैंक डाउनटाउन, थोड़ा सा नीचे डाउनटाउन मतलब टाउन के निचले हिस्से में थोड़ा सा आगे चल के एक क्रिमिनल्स ने बैंक में ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसपैठ करना, कहने का मतलब तोड़ के अंदर घुसना, मतलब बिना परमिशन के जब कोई अंदर घुसता है ब्रेक इन बोलते हैं उसको। अब ये बीच वाला एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अब इस बीच वाले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि उनमें से दो, टू ऑफ देम, टू ऑफ हिम, हिम तो नहीं हो सकता, देम ही हो सकता है क्योंकि दो की बात हो रही है, हिम और सिंगुलर हो जाएंगे, तो टू ऑफ देम आना चाहिए था, टू ऑफ दे नहीं आ सकता, तो देम आएगा। तो देम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए
whom आएगा। लेकिन ये कॉमे देखो जरा आप, ये कॉमे आपको समझ में आते हैं कि और आपसे मेरे करने से पहले आपसे हो गए थे क्या? द पुलिस आइडेंटिफाइड द मर्डरर डैश फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द नाइफ। पुलिस ने मर्डरर को पहचान लिया, फिंगरप्रिंट्स, नाइफ भी है, फिंगरप्रिंट्स भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अधिकार की कमी है कि किसके फिंगरप्रिंट्स थे, हुज फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द नाइफ। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई नो द कैंडिडेट डैश आई एम गोइंग टू सपोर्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मैं कैंडिडेट को जानता हूं, आई सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू सपोर्ट। हाँ भी, किसको सपोर्ट? ये तो वर्ब है, ये प्रेपोजिशन आ गया सीधा। ऑब्जेक्ट तो बताओ किसको? आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम, आई एम गोइंग टू सपोर्ट हर, आई एम गोइंग टू सपोर्ट देम। ऑब्जेक्ट की कमी है कि नहीं है? क्या आ जाएगा? whom आ जाएगा। वेरी 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 इजी। टू प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्यों? वैसे भी देख लो, हैव यू ऑफर्ड द फ्लावर्स, तो किसने ऑफर किए? यू ने। यू ने ऑफर किए तो क्या है? यू सब्जेक्ट है। लेकिन किसको ऑफर किए? ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? whom आ जाएगा। यस। डैश रोड दैट ब्यूटीफुल पोयम, किसको लिखा? ब्यूटीफुल लव पोयम को, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसने लिखा? पता नहीं, क्या लगा दें? हु। आई जस्ट वॉन्ट टू नो डैश मेड, बनाया, किसको बनाया? डिश को, किसने बनाया? पता नहीं, तो क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की कमी है। ही मेड दिस डिलीशियस डिश, शी मेड दिस डिलीशियस डिश, क्या आएगा? डू यू नो द मैन, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? डैश इज स्टैंडिंग देयर, जो खड़ा है वहां पर, क्या आ जाएगा? हु। ही इज स्टैंडिंग देयर, शी इज स्टैंडिंग देयर, दे आर स्टैंडिंग देयर। ऐसे करके सब्जेक्ट की कमी है ना, तो हु आ जाएगा। यस। अ बॉय डैश सिस्टर इज इन माई क्लास, कॉमे देखो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अ बॉय वॉज इन द बैंक एट दैट टाइम, अ बॉय वॉज इन द बैंक एट दैट टाइम, उस समय पर बैंक में एक लड़का था। कौन सा लड़का? जिसकी बहन मेरी क्लास में है। सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, और बाकी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहां पर पोजेशन की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। बहन मेरी क्लास में है, किसकी बहन? इस आदमी की। जोड़ेंगे कैसे, संबंध कैसे बनाएंगे? अधिकार बताकर, हुज सिस्टर। द मैन, कॉमे देखो, क्या लगा दूं? किसको रॉब किया? बैंक को। देखो ऊपर वाले में सिस्टर इज, ये इज जो है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा धोखा क्या हो रहा होगा, मेरे को अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहीं पे तो सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है, कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है तब तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तब भी कभी कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। मतलब क्या वो काम किसके साथ हुआ नहीं पता तो भी नहीं लगाते। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें जरूरत ही नहीं होती है ऑब्जेक्ट की। प्ले किया तो क्या प्ले किया ये बता सकते हो, है ना। लेकिन अगर सिर्फ प्ले भी लिख देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई खेलती है, कौन खेलती है, क्या खेलती है ये नहीं पता, पर कौन हमेशा आना ही चाहिए। बिना सिंपल, ये जो पिछले 2 मिनट में मैंने बात बोली इसको एक लाइन में बोलूं तो बिना सब्जेक्ट के काम नहीं चल सकता, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। माई अंकल इज डेड होम, अब आई क्या है? सब्जेक्ट है। लव्ड, अब लव किसको करोगे? सब्जेक्ट है तो किसी को तो करो ना, तो किसको करोगे? तो पता नहीं, तो हुम आ जाएगा। यस। ओनली ही, बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओनली देखते ही दिल में कुछ कुछ हुआ। क्या हुआ? मन किया यहां दैट लगा दो। क्यों? आपने बोला था सर ओनली लगाने के बाद दैट लगाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ये सब हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि द ओनली लगा है, लिटिल और फ्यू की फॉर्म्स लगी है, ऑल लगा है, एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। यहां पर ओनली एडवर्ब के तरीके से लगा है। सर ये कौन सी नई नई कहानी है, अब हमें क्या पता चलता है एडवर्ब है एडजेक्टिव है, इतना ही आता होता है, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे होते। माय डियर थोड़ा सा समझो, मैंने आपको जो तरीका सिखाया है उसके तरीके से समझो। तो ये कॉम में समझ में आ रहे हैं क्या? ओनली ही नोज इट्स वेट, केवल वो उसका वजन जानता है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी ना। अब मैंने आपको क्या बोला था?
मैंने आपको ये बोला था कि जब भी दो कॉमा के बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए और उसके अंदर ब्लैंक हो तो बाहर वाले को भूल जाना, और बाहर ब्लैंक हो तो अंदर वाले को भूल जाना। ऐसे करके ही काम करना है। हमने अभी तक ऐसे करके किया है। आप कोई भी ओनली वाला या किसी भी तरीके का पुराना क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाहर वाले को भूलना पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां हम क्या लगाएंगे? Who bears the burden? तो कि बियर करता है मतलब ढोता है, बर्डन मतलब बोझ को। कौन ढोता है पता नहीं। He bears the burden, she bears the burden। क्या आ जाएगा? Who bears the burden? सब्जेक्ट की कमी है। Only he who bears the burden knows its weight। जो बर्डन को ढोता है केवल वो ही वजन जानता है। यस, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 55 देखो, ट्रूथ प्रोवोक्स दोज डैश इट डज नॉट कन्वर्ट। ट्रूथ प्रोवोक्स दोज, प्रोवोक करने का मतलब होता है उकसाना। ट्रुथ प्रोवोक्स दोज, सच जो है वो उनको उकसाता है, उनको भड़काता है जिनको कन्वर्ट नहीं करता। या तो सच बोल के तुम उसकी साइड आते हो कि हाँ ये सही बात है, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, तुम्हारी साइड नहीं आते, तो वो भड़क जाते हैं सच सुनते ही। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा। तो क्या आ जाएगा? इट डज नॉट कन्वर्ट। इट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। डज नॉट कन्वर्ट हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ गई। लेकिन किसको कन्वर्ट नहीं कर रहे ये नहीं पता, ऑब्जेक्ट की कमी है। तो क्या आ जाएगा? whom आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? whom आ जाएगा। ट्रुथ प्रोवोक्स दोज whom इट डज नॉट कन्वर्ट। ट्रुथ उनको उकसाता है जिनको कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो कन्वर्ट तो ट्रुथ कर रहा है, इट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कमी है, तो whom आ जाएगा। यस, आई होप समझ में आ रहा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2 तक हमने की है। रिलेटिव प्रोनाउंस की हमने बात की है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जितने ज्यादा करोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, आज फिर खत्म करेंगे। बिट्टू कालियास एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा गौर फरमाइएगा। बिट्टू कालिया के जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स क्या होते हैं? जो भी काम उन्होंने किया है, मेहनत उन्होंने की है। विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन। अब देन के बाद हमने तो पढ़ा था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। अगर प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव आएगा। देखो, एक तो यू होता है, एक योर होता है। तो यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है, लेकिन योर जो होता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और योर से आप योर्स बना सकते हो जो कि पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ये टेबल याद होनी चाहिए। आप बोलो सर ये कैसे लिख दिया आपने? बच्चे ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। रूल्स अगर याद नहीं है, टेबल अगर याद नहीं है, वो तो बात नहीं बन पाएगी। बिट्टू कालिया के जो एफर्ट्स हैं वो उसे ज्यादा सक्सेस दिलाएंगे देन यू। यू लगा सकते हैं यहां पे। मैंने क्या बोला था? तुलना हमेशा सेम चीजों में होती है, तुलना सेम चीजों में होगी। तो बिट्टू कालिया के एफर्ट्स ज्यादा मेहनत, जो बिट्टू कालिया की मेहनत है वो उसको ज्यादा सक्सेस दिलाएगी, तुमसे नहीं, तुम्हारे एफर्ट से। तो तुम्हारे एफर्ट बोलना चाहते हो तो ये एक्चुअल में योर की जगह हम योर एफर्ट्स लिखना चाहते हैं। या तो दैट ऑफ योर्स लिखो, गौर फरमाना जी, या तो दैट ऑफ योर्स लिखो, दैट ऑफ दोज ऑफ वाला रूल याद करो, और या फिर योर एफर्ट्स आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन वाला रूल याद करो कि बिट्टू कालिया के एफर्ट ज्यादा सक्सेस दिलाएंगे तुम्हारे एफर्ट से। तो तुम्हारे एफर्ट्स, तो योर एफर्ट्स को मिला के मैं योर्स कर सकता हूं क्या इसको? क्योंकि योर प्लस नाउन को ही तो योर्स करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन का रूल याद करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सी आंसर आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहा है ये। बिट्टू कालियाज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स आएगा। ये पीछे वाला एस आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों ने दैट ऑफ योर समझ के भी ऐसा मतलब टिक कर दिया होगा सी को, पर दैट ऑफ भी योर्स नहीं लिख सकते, दैट ऑफ भी योर नहीं लिख सकते, योर्स ही लिखेंगे। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, दैट ऑफ भी योर अकेला नहीं आ सकता। राम होता तो भी राम्स करना पड़ता। क्यों? योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, तो वो नाउन तो हमें देना ही पड़ेगा। प्रोनाउन के साथ दैट ऑफ दोज ऑफ हम लगा सकते हैं। यस, ये कुछ लोगों को गड़बड़ हो रही होगी यहां पे।
इस गड़बड़ को मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है आपके तरफ से वाइब्रेशंस आ रही है कि ये जो मैंने लास्ट में बात बोली ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। तो मैंने क्या बोला आपको कि पहली बात तो योर अकेला नहीं आ सकता। ये जो योर लिखा हुआ है ना, ये अकेला नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? माय डियर, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। जब होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो अकेला कैसे आ जाएगा? एक्स्ट्रा है तो किसका एक्स्ट्रा है? नाउन तो चाहिए चाहिए। तो योर अकेला तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है। अब योर अकेला नहीं आएगा तो या तो योर एफर्ट्स लिखो, और या फिर योर प्लस नाउन योर एफर्ट्स को, अगर आपको पता ही है कि बात तो एफर्ट्स की हो रही है तो आप इसको प्रोनाउन बना दो। प्रोनाउन अकेले आ सकते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? जो नाउन की जगह आते हैं वो प्रोनाउन। नाउन भी अकेले आ सकते हैं, प्रोनाउन भी अकेले आ सकते हैं, बल्कि नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है एडजेक्टिव। तो योर्स को अकेले लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो योर्स तो आएगा ही आएगा, पहली बात तो हो गई ये। अब कुछ लोगों के मन में आ सकता है सर वो दैट ऑफ दोज ऑफ भी तो कराया था आपने। माय डियर देखो, बात किसकी हो रही है? बिट्टू कालिया के एफर्ट्स की और तुम्हारे एफर्ट्स की। अगर मैं बोलूं इसकी जगह मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बना देता हूं आपको। द सक्सेस, ध्यान से सुनना, ऑफ बिट्टू कालियास एफर्ट्स विल बी मोर देन योर्स। जरा गौर फरमाना, इस सेंटेंस से आपको सारा डाउट क्लियर होएगा। जान करके ये करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था। क्या लिखा है मैंने? द सक्सेस ऑफ बिट्टू कालियाज एफर्ट्स, बी केज एफ का मतलब बिट्टू कालियाज एफर्ट हो गया, विल बी मोर देन डैश योर्स। डैश लगाओ या नहीं लगाओ? यहां पर अगर आप गौर फरमाएं, इसमें और इसमें फर्क है। यहां पर बात बिट्टू कालिया के एफर्ट की हो रही है, यहां पर बात बिट्टू कालिया के एफर्ट के सक्सेस की हो रही है। यहां पर सक्सेस भी एक्स्ट्रा जुड़ गया। जैसे स्पीड ऑफ माई कंप्यूटर किया था, माई भी था कंप्यूटर भी था, वो माई की जगह यहां पर बीकेज है, बिट्टू कालियाज है, कंप्यूटर की जगह एफर्ट है, और स्पीड की जगह हमने यहां पर सक्सेस डाल दिया। यहां पर कोई भी नहीं था। माई बैग इज बिगर देन योर बैग, ठीक है। योर बैग, मेरे को पता है मेरे बैग की तुलना तेरे बैग से ही होगी, तो योर प्लस बैग को मैंने योर्स कर दिया, तो माई बैग इज बिगर देन योर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही बिट्टू कालियाज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ऑफ दोज ऑफ कब लगाया? जब इसकी भी एक्स्ट्रा कुछ बात कर रहे हो। अब आगे तो बात बिट्टू कालिया के एफर्ट की सक्सेस की हो रही है, पर पीछे आपने ये जो योर्स लिखा हुआ है, योर्स का मतलब तो योर एफर्ट्स हो गया। क्यों? क्योंकि योर्स इज इक्वल्स टू योर प्लस नाउन। यही तो रूल होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन मिला देते हो तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। अब बिट्टू कालिया के एफर्ट की तो सक्सेस की बात करो और हमारे खाली एफर्ट्स की बात करो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अब यहां पर मैं दैट ऑफ लगाऊंगा। ये दैट ऑफ क्या करेगा? ये एक्चुअल में मैंने देन सक्सेस ऑफ योर एफर्ट्स लिखना था, पर सक्सेस सक्सेस दो बार ही नहीं लिखना चाहता मैं, इसलिए दूसरे सक्सेस पे मैंने प्रोनाउन लगा दिया दैट। अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट रिवाइंड करो और फिर से देख लो, ये समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आए तो आपको रूल सीखने की जरूरत है, यहां पर अभी आपका आना सही नहीं है। The guests who we were talking about, जरा गौर फरमाइए, यहां पर कॉमा आएगा, यहां पर कॉमा आएगा। चाहे ABCD लिखे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, तरीका हमारा सेम ही रहेगा, हम तो वही तरीके से करेंगे। कॉमा है, द गेस्ट्स आर माई ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स में एस अंदर लिया हुआ है, ठीक है। वो जो गेस्ट है वो मेरे साले साहब हैं या जीजा जी हैं, जो भी कहना चाहते हो। हु वी वर टॉकिंग अबाउट, कौन बात कर रहा था? हम बात कर रहे थे। वी क्या है? सब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है, क्या कर रहे थे? बात। अबाउट क्या हो गया? प्रेपोजिशन। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे थे? तो हु आएगा क्या? नहीं, हुम आएगा। तो गलती ए में हो गई, हुम वी वर टॉकिंग अबाउट। भाई पीछे वाला तो छोड़ दो ना, जो कॉमे लग गए तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बीच वाले में गलती है, बीच वाले को देखेंगे। तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। क्यों? क्योंकि वी सब्जेक्ट दे रखा है, अबाउट प्रेपोजिशन दे रखा है, वर टॉकिंग वर्ब दे रखा है। ऑब्जेक्ट की कमी है, किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन कर रहा था? वी। किसके बारे में पता नहीं, तो क्या आ जाएगा? हुम। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ये रूल मैंने आपको कराया ही नहीं है, जान करके नहीं कराया, क्योंकि मैं आपसे गलती करवाना चाहता था। पहले आप पहले गलती करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये आपको बहुत बार पेपर में दिख जाएगा और अच्छे अच्छे लोगों को, मतलब ये बुरी बात है बोलना, लेकिन अच्छे अच्छे टीचर्स भी ये गलती कर देते हैं। जरा गौर फरमाना, गड़बड़ यहां पर है। ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये फेलिंग जो है ये मेरे को V1 ING जैसा दिख रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डैश फेलिंग इन इंग्लिश, ये एक और प्रेपोजिशन है। अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आपको ये नहीं पता कि V1 ING को हम एक जेरेंड वर्ब के नाम से भी जानते हैं और ये एक नाउन वर्ब के जैसे काम करता है। हेल्पिंग वर्ब्स का स्पेशल सेशन स्टार्टिंग के 10 सेशंस में लिया था, बहुत डिटेल में सारी बात समझाई थी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो जरूर देखें। वो कारण है कि वो पहले सेशन पहले आए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हम हर जगह यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं जिससे काम बन जाएगा हर बार। क्या बोलना चाह रहा हूं, दो प्रेपोजिशन जो हैं वो हमेशा दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बातें समझ में तभी आएगी जब आपको जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको समझाने के लिए वो आती हो पहले, तो वो स्टार्टिंग वाले सेशन देख रहे हो। अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तो भी मैं आपको एक अच्छा खासा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये जो दो प्रेपोजिशन है ये संबंध बताते हैं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में। जब ये नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं तो ऐसा देखकर हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये फेलिंग जो है ये नाउन का काम कर रहा है। यहां पे ये नाउन वर्ब का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो इसके लिए नाउन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह लगे होते, वो नहीं लगे हुए, सिंपल प्रेपोजिशन के बीच में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये खुद नाउन का काम कर रहा है। अगर ये खुद नाउन का काम कर रहा है तो ये नाउन हो गया, इसके साथ प्रोनाउन हो गया। नाउन प्रोनाउन या दो प्रोनाउन कभी भी इकट्ठे नहीं आते ऐसे, आई मी, आई वी, यू दे, ऐसे थोड़ी होता है। यू एंड दे मतलब कॉमा लगाओगे या कुछ ना कुछ आपको कंजंक्शंस लगाने पड़ेंगे, तभी आप दो नाउन या प्रोनाउन को इकट्ठा लगा सकते हो। तो यहां पे मी फेलिंग की तो बात गड़बड़ हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको ऐसा दिखे, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपको V1 ING के आगे प्रोनाउन दिखे, अक्सर वो आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिखेगा। क्या बोला मैंने, जब भी आपको V1 ING दिखे तो अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, लेकिन आपको उसके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव कर देना है, अधिकारवाची बना देना है उसको। तो मी को एक्चुअली मैं काट के माई कर दूंगा, मी को काट के क्या कर दूंगा, माई कर दूंगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन इंग्लिश। हिंदी बात करो, मेरे फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यही तो बोलते हो। इंग्लिश में मेरा फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं इसको बोलूं हिंदी में, क्या बोलोगे कि ये मेरा पेन है, बोलोगे कि नहीं? मेरा पेन को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, माई पेन। कैसे बोलोगे, माई पेन बोलोगे। क्यों बोल रहे हो माई पेन, क्योंकि माई अधिकार बताता है इस पेन के ऊपर तुम्हारा। और वैसे ही तुम हिंदी में इस सेंटेंस को क्या बोल रहे हो कि इंग्लिश में मेरा फेल होने का चांस ही नहीं है। मेरा फेल होने का, मेरा को इंग्लिश में क्या बोलोगे, माई। फेल होने का, तो उसको फेल होना एक काम है, लेकिन नाउन बनाना पड़ा हमें, क्योंकि चांस की बात करना चाहते थे। तो मेरा फेल होने का चांस नहीं है, तो फेलिंग को हमने नाउन बनाया और मेरा को मेरा ही रहने दिया, तो माई आ जाएगा। ये रूल हर जगह काम करेगा, चाहे शॉर्ट ट्रिक मान लो चाहे कुछ भी मान लो। कभी भी वर्ब दिख जाए आपको, V1 ING दिख जाए, तो उसके आगे आपको पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। पेपर में अक्सर मी, हिम, देम ये सब लगकर आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगकर आते हैं, लेकिन आपको उसको चेंज करके माय जो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है वो बना देना है। आई रियली होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे एक दो सवाल और भी हैं, वो उस टाइम पर हम फिर से मैं एक बार आपको समझा दूंगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। यस, इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं चाहता था आप पहले गलती करें, उसके बाद मैं सिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स थीम, थोड़ा सा गड़बड़ है।
ये जो इट्स लिखा हुआ है, ये रूल एक्चुअली प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, लेकिन मैंने ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जब भी प्रोनाउन में इन्वर्टेड कॉमा बोल रहा हूं, अपॉस्ट्रोफ आता है, ऊपर वाला कॉमा आता है, तो वो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और अगर उसका उसकी बोलना है तो बिना शॉर्ट फॉर्म के आपको, बिना अपॉस्ट्रोफ के आपको उसका या उसकी बोलना पड़ेगा। अगर आप इट इज लिखना चाहते हो तो ये ऊपर वाला कॉमा है, ये जो है ऊपर वाला कॉमा, ये कॉमा लगाने से शॉर्ट फॉर्म बनती है प्रोनाउंस के अंदर। तो यहां पर ये ऊपर वाला कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगे होने की वजह से इसका मतलब क्या हो गया, इट इज हो गया। इट इज थीम आएगा, या इट्स थीम बोलना चाह रहे हो, इट्स थीम बोलना चाह रहे हो, उसकी थीम बोलना चाह रहे हो, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी सी गलतियां होती है, लेकिन ये पहचाननी, देखनी आनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही आएगी और कोई तरीका नहीं है। क्या बोला हमने, अपॉस्ट्रोफ जब भी नाउन के साथ लगता है तो अधिकार बताता है। नाउन का रूल है भाई, स्टार्टिंग का चैप्टर। अपॉस्ट्रोफ जब भी नाउन के साथ, राम्स बुक, राम की बुक, राम का अधिकार है किताब के ऊपर, लेकिन अपॉस्ट्रोफ ऊपर वाला कॉमा जब प्रोनाउन के साथ लगता है तो शॉर्ट फॉर्म बनाता है। आइल, आई अपॉस्ट्रोफ एल एल, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। आई एम, आई ए एम, एम, आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम हो जाता है खाली अपॉस्ट्रोफ लगा के। देड, दे वुड का अपॉस्ट्रोफ लगा के डी लगा दो खाली। यू अपॉस्ट्रोफ आर ई का मतलब यू आर हो जाता है, वैसे ही इट अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब इट इज हो जाता है। अपॉस्ट्रोफ प्रोनाउन में शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, अपॉस्ट्रोफ नाउन्स के साथ अधिकार बताते हैं। तो इसमें इट्स बिना अपॉस्ट्रोफ के आना चाहिए था, इट इज गलत है, आना यहां पर क्या चाहिए, इट्स थीम, उसकी थीम की बात हो रही है, इसलिए बिना अपॉस्ट्रोफ के आएगा। ये 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं, बाकी और बहुत सारे बाकी हैं, करीब 100 क्वेश्चन ज्यादा बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा है सीखने में। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं किए हैं तो आगे वाले पूरे करें, उसके बाद कल क्लास जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।